हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्लास सेवेंथ के एनसीईआरटी साइंस में हम लोग फ्रेंड्स आज चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे तो देखिए एमसीक्यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो ये आपका प्रश्न है और ये आपके जो है कि क्लास सेवेंथ के एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर नंबर 3 यानी कि जिसका हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं, जहाँ से ये प्रश्न बनाया गया है वहाँ से उन चीज़ों को जो है कि हाईलाइट यहाँ पे आपको किया गया है। ठीक है। तो उससे एक स्टेप आगे की जानकारी और एक स्टेप जो है कि पीछे की जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, ये आपका जो है कि दूसरा प्रश्न है और यहाँ पर जो है कि देखिएगा ये दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया है। ठीक है। उसी प्रकार फ्रेंड्स तीसरा प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए तीसरा प्रश्न ये है और तीसरा प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से बनाया गया है। ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से आप जो है कि जाकर देख सकते हैं। ठीक है। देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है। देखिए यहाँ से पहला प्रश्न आपका क्या है, डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर कितना होता है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसका जो है कि परिसर फ्रेंड्स आपका 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये आपके जो है कि बुक में भी दिया गया है। और फ्रेंड्स देखिएगा छोटे छोटे चैप्टर हैं और ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में जो है कि पूछी जाती हैं। ठीक है। देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का जो है कि ताप मापने के लिए ही जो है कि डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। ठीक है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से जो है कि 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और ये देखिए ये फ्रेंड्स आपका जो है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का जो है कि चित्र है आपके इस चैप्टर में दिया गया था। आप जो है कि देख सकते हैं। देखिए यहाँ से 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ से क्या महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर आ रही हैं। देखिए उपयोग किया जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है जिसे सी से जो है कि दर्शाया गया है। ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के जो है कि ताप ही माप हम लोग सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और एक और प्रश्न देखिए, मानव शरीर का जो है कि सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए ये एग्जैक्ट आपका 36.9 होता है, लेकिन एग्जैक्ट ये जो है कि आपका 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। ठीक है। तो अगर ऑप्शंस में 37 न हो तो ये अगर ये होगा। ठीक है। और ये नहीं होगा तो फ्रेंड्स 37 होगा। ठीक है। तो एग्जैक्ट 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य ताप। और जो है कि इसी को जो है कि 37 डिग्री सेल्सियस जो है कि मान लिया जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से प्रयोगशाला तापमापी का परिसर जो है कि कितना होता है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स प्रयोगशाला तापमापी का जो है कि परिसर ये फ्रेंड्स होता है आपका -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी द्वारा जो है कि ये आपके बीपीएससी प्री के एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है, जिसका जो है कि प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और ये सारी जो है कि चीज़ें आपके जो है कि बुक में भी दी गई हैं। ठीक है। देखिए यहाँ से देखिएगा, देखिए प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः देखिए माइनस यहाँ पर है, जो कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है इसका प्रयोगशाला तापमापी का परिसर। ठीक है। तो दोनों को आपको याद रखना है। और यहाँ से फ्रेंड्स आपको जो है कि दिखाई भी दे रहा होगा, देखिए ये आपका जो है कि प्रयोगशाला का जो है कि तापमापी जो है कि ये है। और यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रयोगशाला तापमापी जो है कि इसका परिसर आमतौर पर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका उपयोग प्रयोगशालाओं में विभिन्न पदार्थों के तापमान जैसे
गलनांक एवं क्वथनांक को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से डॉक्टरी तापमापी। देखिए डॉक्टरी तापमापी यह एक अलग प्रकार का तापमापी है जिसका परिसर केवल शरीर के तापमान को मापने के लिए होता है, जो लगभग 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, माध्यम के बिना ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है, यानी कि कोई भी माध्यम नहीं होगा, माध्यम के बिना ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि विकिरण विधि के द्वारा जो है कि ऊष्मा का जो है कि स्थानांतरण होता है, इसमें माध्यम नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आप जो है कि देख सकते हैं आपके बुक में क्या दिया गया है। देखिए, चूंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं। ठीक है, देखिए विकिरण ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, देखिए माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का जो है कि स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है, तो यही प्रश्न पूछा गया था कि माध्यम के बिना किसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो वह है फ्रेंड्स आपका विकिरण है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से प्रश्न आपको एक और मिलेगा। देखिए यहाँ से देखिए, बिना माध्यम के ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण द्वारा होता है। इस विधि में ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में स्थानांतरित होती है, जो निर्वात से भी गुजर सकती है। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी इस विधि से जो है कि पहुंचती है। किस विधि से, तो विकिरण विधि से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से विकिरण यह ऊष्मा स्थानांतरण का एकमात्र तरीका है जिसमें किसी भौतिक माध्यम जैसे ठोस, तरल, गैस की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें ऊष्मा अवरक्त विकिरण जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में यात्रा करती हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और देखिए इसके उदाहरण क्या क्या है फ्रेंड्स, विकिरण के उदाहरण क्या है। सूर्य की गर्मी का जो है कि पृथ्वी तक पहुंचना, ये किस विधि के कारण जो है कि संभव हो पाता है, तो ये जो है कि आपके विकिरण विधि के कारण जो है कि ये संभव हो पाता है। ठीक है, या किसी गर्म वस्तु जैसे आग से निकलने वाली गर्मी को बिना छुए महसूस करना विकिरण के जो है कि उदाहरण है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, थर्मामीटर के बल्ब में कौन सा द्रव भरा रहता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, थर्मामीटर के द्रव में जो है कि ये जो दिखता है आपको, ये पारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि द्रव क्यों भरा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कमरे के तापमान पर द्रव जो है कि अवस्था में होता है, कौन, पारा, यही इसका कारण है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, ये देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर। ठीक है, देखिए इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है जिसमें क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। तो यही प्रश्न जो है कि यहाँ से बना दिया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इसका जो है कि पता हो गया। देखिए थर्मामीटर के बल्ब में जो है कि इसलिए भरा जाता है, पारा इसलिए भरा जाता है, यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि गर्म होने पर यह समान रूप से फैलता है, कांच से नहीं चिपकता है और ऊष्मा का जो है कि अच्छा सुचालक है। ठीक है, तो इसीलिए पारा को जो है कि थर्मामीटर में भरा जाता है। देखिए इन गुणों के कारण तापमान में होने वाले छोटे बदलाव भी पारे के स्तर में बड़े बदलाव के रूप में दिखते हैं, जिससे रीडिंग लेना आसान और सटीक होता है। ठीक है, तो इसलिए पारा इसमें भरा जाता है। और देखिएगा, मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का तापमान फ्रेंड्स अभी मैं आपको बताया था, ऊपर 36.9 डिग्री सेल्सियस ये एग्जैक्ट है। ठीक है, इसको जो है कि 37 डिग्री सेल्सियस भी जो है कि मान लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि ई राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आसान प्रश्न भी ये जो ऑप्शंस दिए जाते हैं डी और ई, ये जो है कि हार्ड बनाते हैं। ठीक है, वैसे बीपीएससी का अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, जिसमें आपको 4 ही ऑप्शंस जो है कि देखने को मिले थे, ए बी सी और डी। ठीक है, इसमें ई वाला ऑप्शंस नहीं दिया गया है। तो शायद आपके जो है कि TRE 4.0 के एग्ज़ाम में फ्रेंड्स या बीपीएससी आगे जो भी एग्ज़ाम ले उसमें 4 ही देखने को ऑप्शंस मिले, लेकिन फ़िलहाल हम लोग प्रैक्टिस 5 ऑप्शंस के साथ ही कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से देखिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए मानव शरीर का सामान्य ताप जो है कि 37 डिग्री सेल्सियस है।
ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ जो है कि व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, और ठोसों में जो है कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है, यानी कि जो ठोस होते हैं इसमें ऊष्मा का जो है कि स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है। तो ये फ्रेंड्स होता है आपका जो है कि चालन विधि के कारण, जो है कि चालन विधि के द्वारा, जो चालन विधि होती है फ्रेंड्स, इसमें जो है कि ये चालन विधि ये ठोस में जो है कि ऊष्मा का जो है कि स्थानांतरण होता है किस विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से जो है कि इसको देखने का प्रयास करिएगा। देखिए, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। ठीक है, देखे होंगे फ्रेंड्स आप जो है कि मान लीजिए कि ये आपकी जो है कि आग है। ठीक है, ये आपकी आग है और इसमें क्या किए कि आप एक लोहे के रड को 1 फीट लोहे के रड को जो है कि आग में डाले हैं। कुछ सिरा अंदर है आग में और कुछ सिरा बाहर है। लेकिन आपने जो है कि अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि यहाँ से आग में जो है कि जो भाग डला हुआ है लोहे का, ये तो गर्म होता है, लेकिन धीरे धीरे ये वाला जो आग से बाहर का भाग है वो भी गर्म हो जाता है। तो ये इसी चालन विधि के द्वारा होता है। और ठोसों में जो है कि, और देखिए ये जो चालन विधि है सभी ठोसों में कार्य नहीं करती है। ठीक है, तो देखिए जो कुकर का जो है कि देखे होंगे जो हैंडल होता है उसमें प्लास्टिक नुमा लगा होता है, वो भी तो ठोस है, लेकिन ठीक है, लेकिन उसमें चालन विधि कार्य नहीं करती है। लेकिन मुख्यतः प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा ही स्थानांतरित होती है ठोस में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, यहाँ से इसको आप जो है कि देख लीजिएगा। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये चीज़ भी लिखा गया है। यहाँ पे देखिए, पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है। आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए गए धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? तो बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि ये चालन विधि सभी ठोसों में कार्य नहीं करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जल में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है। इस प्रश्न का मतलब ये है फ्रेंड्स, देखिए जल क्या है, द्रव है। तो साफ तौर पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, साफ तौर पे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है। ठीक है, देखिए ठोस में आपने जो है कि देख लिया ऊपर कि ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि के द्वारा होता है, लेकिन द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स देखिएगा संवहन विधि के द्वारा, संवहन विधि के द्वारा जो है कि द्रव में जो है कि ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करेंगे और जो है कि अपने बुक में ही देखिएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिएगा, अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। देखिए जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाइए। ये तो फ्रेंड्स जो है कि काम का नहीं है, लेकिन यहाँ से देखिए प्रश्न यहाँ से मतलब आपको मिलेगा, जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास जो है कि जल गर्म हो जाता है, गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का जो है कि ठंडा जल उसका स्थान क्या करता है, उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। ठीक है, फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए। देखिए ऊष्मा का स्थानांतरण इस विधि के जो है कि संवहन विधि बोलते हैं। ठीक है, तो जल में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, तो संवहन विधि के कारण होता है। अब देखिए ठोस हो गया, क्योंकि ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, द्रव में ऊष्मा का जो है कि स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा होता है। अब बच गया फ्रेंड्स की गैस में जो है कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे यही प्रश्न, यहाँ पे देखिए वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, धुआं किस दिशा में जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये देखिए ऊष्मा स्रोत के पास जो है कि वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्रियाकलाप 4.9 द्वारा आप इस विचार की पुष्टि कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से यह स्पष्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से
वायु में जो है कि ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा होता है। तो यहाँ से नोट करने वाली फ्रेंड्स पॉइंट ये है कि यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा, नोट करने वाली पॉइंट ये है कि द्रव और गैस में जो है कि ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा जो है कि होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। अभी मैं नीचे आपको बड़े बड़े एग्जामों में इससे संबंधित प्रश्न जो है कि दिखाऊंगा। और यहाँ से देखिए, ये समुद्र समीर क्या है, थल समीर क्या है, ये देखिए यहाँ से आप जो है कि समुद्र समीर को आप जो है कि यहाँ से समझिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से समुद्र से अगर जो है कि स्थल की ओर अगर हवा बहेगी तो ये कैसी हवा बहेगी, ठंडी हवा बहेगी। ठीक है, और देखिए इधर से जो है कि देखिए स्थल से जो है कि समुद्र की ओर हवा बहेगी तो ये हवा गर्म बहेगी, इसको हम लोग समुद्री समीर बोलते हैं। ये जो ठंडी हवाएं चलती हैं फ्रेंड्स, ये अधिकतर दिन में, देखिए समुद्री समीर जो होता है ये दिन में अधिकतर चलती हैं। देखिए यहाँ पे दिन दिखाया गया है, और यहाँ पे देखिए ये जो थल समीर होते हैं फ्रेंड्स, ये रात्रि या जो है कि सुबह के समय, ठीक है, रात्रि या सुबह के समय देखिएगा ये जो है कि चलती हैं। देखिए इसमें तारे दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए थल समीर जो है कि कब चलती है, तो रात्रि में चलती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। देखिए समुद्र समीर तथा थल समीर, ये दोनों के बीच आप जो है कि अंतर देख चुके हैं। इसीलिए मैं आपके क्लास 7th की NCERT साइंस में चैप्टर नंबर 3 में, जिस चैप्टर को हम लोग कर रहे हैं, उसमें ये दिया गया है मिलान। ठीक है, तो देखिए कॉलम ए में दिए गए कथनों का कॉलम बी के शब्दों से मिलान कीजिए। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपके इस चैप्टर में दी गई हैं। देखिए थल समीर के बहने का समय क्या होता है। ठीक है, तो अभी मैं ऊपर आपको बताया था, जो थल समीर होता है ये जो है कि रात या सुबह के टाइम, ठीक है, तो ये जो है कि इसका जो है कि क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग कलर को थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए ये जो समुद्री समीर के बहने का समय कब होता है, तो समुद्री समीर के जो है कि बहने का समय ये होता है दिन में। ठीक है, तो ये यहाँ से आप जो है कि देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से गहरे रंग के कपड़े पसंद जो है कि करने का समय। देखिए गहरे रंग के जो है कि कपड़े हम लोग क्या करते हैं, गहरे रंग के कपड़े फ्रेंड्स हम लोग जो है कि सर्दियों में, ठीक है, तो ये जो है कि ग का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये देखिए हल्के रंग के कपड़े हम लोग कब पसंद करते हैं, तो हल्के रंग के कपड़े हम लोग गर्मियों में पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है कि मिलान है। ठीक है, इसको आप जो है कि कैप्चर करिएगा। और देखिए थल समीर के बहने का समय एक बार हम लोग और देख लेते हैं। देखिए थल समीर, देखिए जो थल समीर है ये जो है कि रात्रि में बहती है। ठीक है, और थल समीर जो होती है ये रात या सुबह के समय बहती है। और ये जो समुद्री समीर होती है फ्रेंड्स, जो ठंडी हवाएं चलती हैं, ये कब बहती हैं, तो ये जो है कि दिन में बहती है। ठीक है, तो ये आप जो है कि कैप्चर भी करिएगा। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये आपका जो है कि समुद्री समीर हो ही गया है। अब देखिए सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। देखिए गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के जो है कि कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ठीक, गहरे का मतलब फ्रेंड्स भारी, हल्के से संबंधित है। और यहाँ से देखिएगा, देखिए गहरे रंग के जो है कि पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में जो है कि गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। देखिए हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश जो है कि अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। और यहाँ से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा रोधी है। ऊष्मा रोधी फ्रेंड्स, ऊष्मा रोधी का मतलब ये है कि जो ऊष्मा को रोकता है। ठीक है, या इसको ऊष्मा रोधी ही बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए ऊष्मा रोधी, तो ऊष्मा रोधी फ्रेंड्स देखिएगा इसमें प्लास्टिक भी है। ठीक है, प्लास्टिक भी है और इसमें लकड़ी भी है। ठीक है, ये प्लास्टिक और लकड़ी ये दोनों क्या हैं, ऊष्मा रोधी हैं। ठीक है, ये आपका जो है कि ऊष्मा रोधी है। ठीक है, तो ऊष्मा रोधी हैं, तो इसलिए 2 इसमें जो है कि ऑप्शन सही हो रहे हैं। तो इसीलिए आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं, यानी कि
जो अपने से होकर, मतलब अपने से होकर, मतलब देखिए उन्हें ऊष्मा का जो है कि क्या बोलते हैं, चालन कहते हैं। देखिए इनके उदाहरण क्या है, एल्यूमिनियम, आयरन जिसको लोहा बोलते हैं, कापर और तांबा। ठीक है, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उसे ऊष्मा का कुचालक बोलते हैं। ठीक है, ऊष्मा का कुचालक में देखिएगा यहाँ से, जैसे प्लास्टिक और लकड़ी। ठीक है, प्लास्टिक और लकड़ी देखिए कुचालकों को ऊष्मारोधी भी बोलते हैं। मतलब इसमें जो है कि जैसे मान लीजिए कि एक लोहे का जो है कि चम्मच है। ठीक है, एक आपके पास लोहे का चम्मच है और एक आपके पास जो है कि लकड़ी का चम्मच है। तो देखिए लोहे का चम्मच अगर बहुत देर तक अगर आप रखेंगे तो वो गर्म होकर आपका हाथ भी जल सकता है जब आप खाना वाना बना रहे हो। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अगर लकड़ी का चम्मच है तो उससे आप आसानी से जो है कि बना सकते हैं, वो आपके हाथ को नहीं जलाएगा। क्योंकि क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए लकड़ी क्या है, ऊष्मा का जो है कि कुचालक है और ये ऊष्मा इसको रोधी भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए जल तथा वायु ऊष्मा के क्या हैं, कुचालक हैं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, तो द्रव और जो है कि वायु, इन दोनों में ऊष्मा का स्थानांतरण फ्रेंड्स संवहन विधि के द्वारा होता है। और जो है कि आपके ठोसों में, यानी कि जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, इनमें जो है कि चालन विधि के द्वारा जो है कि ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, अभी मैं नीचे, अब देखिए इस चैप्टर में आप क्या सीखे हैं ये आपको जो है कि जानना जरूरी है। देखिए किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियां पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है। देखिए यहाँ से आपने क्या सीखा, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का जो है कि परिसर कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। और देखिए अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का परिसर कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एग्जैक्ट हम लोग यहाँ पे 36.9 जानते हैं। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अभी और यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ से ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है, चालन, संवहन और विकिरण। इन तीनों के बारे में ऊपर आप जो है कि एग्जैक्ट कंफर्म कर चुके हैं और तीनों के बारे में जान चुके हैं। देखिए ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन विधि द्वारा स्थानांतरित होती है और देखिए द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। एक बार और आपने देख लिया, विकिरण द्वारा ऊष्मा जो है कि के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और अब देखिएगा फ्रेंड्स, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उसे हम लोग ऊष्मा उसका चालक कहते हैं। ठीक है, देखिए गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती हैं। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों से में जो है कि अधिक आराम का अनुभव करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मारोधी तथा इसमें रेशे के बीच जो है कि वायु फंसी होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ ये निकल के आ रही है फ्रेंड्स कि विभिन्न बड़े बड़े एग्जामों में इस चैप्टर से आपके कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए पहला ही प्रश्न क्या है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, गैस और द्रव दोनों में जो है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। अभी कुछ 1-2 मिनट पहले आपने ये चीज़ पढ़ा था। ठीक है, देखिए ये MPPCS प्री 2017 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इसको दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो है कि ताप होता है। ठीक है, तो ये जो है देखिए ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ए 36 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कहाँ पर पूछा गया है, तो उत्तराखंड PCS प्री 2005 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है और इसे फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन में बात करेंगे तो केल्विन में कितना होता है, 310 होता है। और देखिए यही प्रश्न आपके IAS में पूछा गया है।
देखिए केल्विन मान से मानव शरीर का ताप सामान्य ताप है। देखिए ऑप्शन नंबर डी 310। देखिए IAS प्री 1995 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए काफ़ी नए नए एग्जामों में देखिए जब बर्फ़ पिघलती है तब होता क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी आयतन घटता है। ये जो है कि यूपी PCS प्री 2012 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। अभी देखिए ये प्रश्न आपका जो है कि देखिएगा बर्फ़ का टुकड़ा पेय को ठंडा कर देता है। पेय का मतलब पानी को ठंडा कर देता है। और देखिए कारण आर क्या है, बर्फ़ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का जो है कि चयन करना है। तो इसमें जो है कि क्या है फ्रेंड्स, ए तथा आर दोनों सही है और ए जो है ए की सही व्याख्या आर कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए। तो देखिए यूपी लोअर सब 2009 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। और यहाँ से देखिएगा, ये देखिए हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है और हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स देखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ए और आर जो है कि दोनों सही हैं और आर क्या कर रहा है, ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये यूपी ARO में प्री 2016 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है इसी चैप्टर से। देखिए कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स कमरे को ठंडा हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो संपीड़ित गैसों को छोड़ने से जो है कि हम लोग कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये 47वीं BPSC प्री 2005 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। देखिए संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। एयर कंडीशनर में संपीड़ित गैस ही प्रयुक्त होती है। ठीक है, अब इसके विपरीत कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ लोग ये अनुमान लगाएंगे कि फ्रिज के जो है कि गेट को हम लोग खोल देंगे और फ्रिज को ऑन रखेंगे तो कमरा हमारा ठंडा हो जाएगा, लेकिन ये जो है कि साइंस है और यहाँ पे फ्रिज को अगर आप खोलेंगे तो अंततः कमरे को आप थोड़ा सा गर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा आप कोशिश मत करिएगा, लेकिन ये साइंस है और यहाँ से ये चीज़ें हैं। और यहाँ से देखिए ये 39वीं BPSC प्री 1994 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, देखिए कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान कैसा हो जाएगा, तो अभी मैं आपको ऊपर बताया था क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो है कि कमरे को जो है कि गर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कम रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा जब आप खुला छोड़ देंगे फ्रिज को ऑन करके तो इसमें क्या होगा, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। और जो है कि कमरे को ठंडा कैसे करा जाएगा, तो कमरे को जो है कि संपीड़ित गैसों को छोड़कर हम लोग कमरे को ठंडा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें यही बताया गया है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो संपीड़ित गैसों को छोड़ने से हम लोग कमरे को थोड़ा सा ठंडा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न ये भी पूछ सकता है। देखिए ये 64वीं BPSC प्री 2018 में ही पूछा है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, यानी कि डिग्री सेल्सियस को अगर 40 डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में बदला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए है 104 फ़ारेनहाइट। अब इसका बदलने का जो है कि नियम क्या होता है, तो देखिए 1 फ़ारेनहाइट बराबर कितना होता है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है। ठीक है, तो इसी में क्या करते हैं, इसी डिग्री सेल्सियस की जगह पे हम लोग क्या जितना दिया रहता है, तो देखिए ऊपर कितना दिया गया है, तो ऊपर जो है कि 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यही यहाँ पे किया गया है, यही जो है कि यहाँ पे किया भी गया है। देखिए कितना होता है फार्मूला, तो ये आपका फार्मूला होता है और इसमें अगर हम लोग रखेंगे तो देखिए 9/5 हो जाएगा और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की जगह पे 40 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये तो आपके 32 ये फार्मूला में ही है। ठीक है, तो देखिए 5 चौवाठी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, और 9 आठी कितना हो जाएगा, तो 9 में 8 का जो है कि गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और 72 और 32 को जब आप जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 104 हो जाएगा। और यही 140 जो 104 जो है कि डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा, तो 104 फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर, ये तो आप जो है कि देख चुके हैं। और देखिए केल्विन मान से
मानव शरीर का सामान्य ताप, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी और 310 ये जो है कि आपका आईएएस में पूछा गया है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, देखिए कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही समान होगा, यानी कितना तापमान होने पर। तो देखिए फ्रेंड्स -40 जो है कि डिग्री सेल्सियस अगर तापमान हो जाएगा तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका कहने का जो है कि मतलब यही है, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए ये आईएएस में पूछा गया है, ठीक है। और ये देखिए ये यूपी पीसीएस मेंस में 2015 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चूंकि हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें जो है कि पढ़ना जरूरी था, ठीक है। देखिए यहाँ से क्यों फ्रेंड्स क्यों समान होता है, तो यहाँ पर आप जो है कि इसको देखने का प्रयास करिएगा। आपका जो है कि फार्मूला, ये आपका जो है कि ऊपर फार्मूला कितना था, देखिए फ़ारेनहाइट बराबर कितना फार्मूला था, शायद 9/5 जो है कि डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, डिग्री सेल्सियस था। और प्लस यहाँ जो है कि यहाँ पे 32 था, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये फ़ारेनहाइट मान लीजिए कि 40 फ़ारेनहाइट है, -40, ठीक है। -40 पे क्या होगा, जो है कि दोनों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 9/5 जो है कि 5 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हम लोग रखेंगे, माइनस जो है कि 40 हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5×8 = 40, ठीक है। 9×8 कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और प्लस जो है कि 32, तो ये जो है कि क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 7 में से 3 को जब माइनस करिएगा तो 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बच जाएगा, तो माइनस जो है कि 40 बच जाएगा। तो देखिए -40 और ये भी आपको कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा, ठीक है। तो जब -40 होगा तापमान, तो उसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों जो है कि दोनों का मान जो है कि समान होगा, ठीक है। अब देखिए इससे संबंधित देखिए कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट का तापमान समान रहते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी -40 डिग्री होगा, तो इसमें समान होगी। देखिए पीसीएस में ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया है। अब देखिए यहाँ से, तो फ्रेंड्स ये जो है कि पूरा चैप्टर जो है कि कंप्लीट होता है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैप्टर 1 पादपों में पोषण और चैप्टर 2 जो है कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अगर आप नहीं देखे हैं, जंतुओं में पोषण और पादपों में पोषण, ठीक है, तो उसको जो है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और चैप्टर नंबर 3 आज हम लोग पढ़े हैं उष्मा, ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स देखिए छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इतने ही प्रश्न जो है कि एक भी टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, जय हिंद।